Good morning. Today is 8 of Feb 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड है, नीट, इसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नीचे जो आर्टिकल है रोमानिया, जो कि एक यूरोप का कंट्री है, वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो वहां की रूलिंग पार्टी है, उनके एक डिसीजन के विरोध में। तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक दो पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि बस प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं रोमानिया में। बीच का जो आर्टिकल है, मेन आर्टिकल, तमिलनाडु की राजनीति से रिलेटेड है, तो हमारे लिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं इंपॉर्टेंट, इसे हम नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो आर्टिकल है, नागा वुमन को 33% रिजर्वेशन दिया गया था, नागालैंड की असेंबली थी, बाद में ट्राइबल्स ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया था, यह कहकर कि ये हमारी परंपराओं के विरुद्ध है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने कल भी डिस्कस किया था, आज भी अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। और नीचे का जो आर्टिकल है, गुटरेसिस, यूएन के जो सिक्योरिटी जनरल है, वो अफ्रीकन यूनियन का समिट अटेंड करने गए थे, तो उसके बाद में उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। अफ्रीका से रिलेटेड इसमें पॉइंट्स हैं, इसे भी डिस्कस करेंगे। और ये साइड में जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है परमानेंट चेयरमैन की नियुक्ति होनी चाहिए। जो हमारे तीन सर्विसेज हैं, आर्म सर्विसेज हैं, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, इन तीनों के ऊपर में सिनर्जी लाने के लिए इन तीनों के बीच में एक परमानेंट चेयरमैन की नियुक्ति होनी चाहिए, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके अलावा एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का और एक दैनिक ट्रिब्यून का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले आर्टिकल की यूटिलिटी है क्या? देखिए, नीट के बारे में आपको एनालाइज करना है, क्रिटिकली एनालाइज द वेरियस इश्यूज, कौन कौन से इश्यूज इन्वॉल्व हैं इस पूरे नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में। क्या ये सही है, क्या गलत है, कौन कौन से इश्यूज इस पूरे टेस्ट में इन्वॉल्व हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार ये नीट है क्या और कौन कौन से इश्यूज इससे रिलेटेड हैं। देखिए, अभी क्या होता है, अभी स्टूडेंट्स को मेडिकल की परीक्षा देनी होती है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट मान लीजिए या फिर अंडर ग्रेजुएट मान लीजिए। काफ़ी सारे एग्जाम्स उनको देने पड़ते हैं, स्टेट्स के एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम जो सीबीआई कंडक्ट करती है, फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग एग्जाम। तो काफ़ी हरासमेंट स्टूडेंट्स की होती है इस पूरी एग्जाम प्रोसेस में, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं, 2-3 महीने की प्रोसेस होती है, महंगा भी काफ़ी पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। 1,500 का, 2,000 का एक फॉर्म होता है, तो काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भरेंगे, तो काफ़ी एक तरह से पुअर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें। तो उसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक कंसेप्ट लेके आई, नीट। नीट एक तरह से कॉमन प्लेटफॉर्म है ये, जिसमें सारे एस्पायरेंट्स, ग्रेजुएट के भी और अंडर ग्रेजुएट, मेडिकल, डेंटल कोर्स, ये सब के लिए एक ही एग्जाम होगा जिसका नाम होगा नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन एग्जामिनेशन होगा सभी तरह के इंस्टीट्यूट्स में सीट के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो, कुछ भी हो, जो और ऐसे इंस्टीट्यूट जिनका सीट्स के लिए पहले एआईपीएमटी टेस्ट कंडक्ट करती थी, उसमें अब देखिए कई बार क्या होता है, कोटा का सिस्टम होता है। ये इश्यूज तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वैसे कौन कौन से इश्यूज इसमें इन्वॉल्व हैं। वैसे कोटा का जो प्रोविजन रखा है वो ये रखा है कि 85% जो रिजर्वेशन होगा वो इस टेस्ट से होगा, यानी 85% सीट जो फिल की जाएगी, जो इस टेस्ट में उत्तीर्ण होगा या फिर मेरिट पाएगा उसी को सीट मिलेगी। बाकी की 15% सीट छोड़ी जाएंगी मैनेजमेंट कोटा के लिए। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह 2013 में सिंगल एग्जामिनेशन सेंटर उसको नोटिफाई किया था, इस टेस्ट को, एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए। तो अब देखते हैं कौन कौन से इश्यूज से पहले एक टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं पूरे नीट की क्या है। नीट हमने जान लिया, नीट आखिरकार है क्या। देखिए, नीट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में। 2012 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो तब स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसका विरोध किया था। क्या कहकर? उन्होंने कहा था कि देखिए, जो एजुकेशन है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, और आप कैसे, वैसे देखिए कॉन्करेंट में आता है, और वैसे इन स्टेट्स ने कहा था कि देखिए इस तरह के जो कानून है, हमारे पास में अधिकार होना चाहिए कि हम हमारे स्टेट की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें सीट कैसे फिल करें, आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, और एक पूरे देश में यूनिफाइड टेस्ट आप नहीं रख सकते। ऐसा कहा स्टेट गवर्नमेंट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारी मर्जी है, हम हमारी यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह से मेडिकल स्टूडेंट्स की सीट भरेंगे। तो फिर ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, तो स्टेट्स ने विरोध किया सेंट्रल गवर्नमेंट के इस नीट लाने के डिसीजन को। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच बैठी, और 3 जजेस की बेंच ने मान लिया कि स्टेट की जो बात है सही है, इसलिए नीट की हमें आवश्यकता ही नहीं है। नीट को एबोलिश कर दिया उन्होंने, मतलब आने से पहले ही जो थे वो खत्म हो गई नीट की जो उम्मीद थी। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपील करी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से, 5 जजेस की बेंच के पास में ये केस गया। 5 जजेस की जो बेंच थी, उन्होंने 3 जजेस की बेंच के वर्डिक्ट को पलट दिया। 5 जजेस की बेंच ने कहा कि नहीं, नीट की आज के टाइम की आवश्यकता है, स्टूडेंट्स की काफ़ी हरासमेंट होती है काफ़ी एग्जाम्स में, तो एक यूनिफाइड एग्जाम होना चाहिए। तो ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, एग्जाम होने ही वाला था,
यानी पिछले साल की ये बात है, पिछले साल एग्जाम होने वाला था, उससे जस्ट पहले डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने कहा कि नीट अभी इसी सत्र से आप कंडक्ट करवाइए 2 फेजेस के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स ने तो तैयारी नहीं करी थी नीट के हिसाब से। कुछ लोग तो अपने बोर्ड के सिलेबस से, जैसे तमिलनाडु का बोर्ड है, वहाँ स्टूडेंट्स ने अपने तमिलनाडु के एजुकेशन बोर्ड के हिसाब से तैयारी करी थी। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा अनिश्चितता पैदा हो गई, अनसर्टेनिटी पैदा हो गई मेडिकल स्टूडेंट्स में कि किस बेस पे टेस्ट होगा। हमारी तैयारी नहीं है एक टेस्ट के हिसाब से, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग तैयारी हमने करी है। तो उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है भाई 2016 से आप मत इंप्लीमेंट कीजिए, टाइम दिए, 2017 से इसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में 5 जजेस की बेंच ने कहा कि इसी साल से इसे इंप्लीमेंट कर दो। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए ऑर्डिनेंस लेके आई और कहा कि इस साल से नहीं हो सकता, इस साल में तो बच्चों में बहुत कंफ्यूजन है। अब क्या हुआ 2017 में, अब तमिलनाडु ने अपनी असेंबली में कानून पास कर दिया और कहा कि हमें नीट चाहिए ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमें आप एग्जाम्पशंस दे दो, हमें नीट नहीं चाहिए। तो अब ये पूरा इशू है तमिलनाडु गवर्नमेंट के डिसीजन के बाद में। कौन कौन से इश्यूज वैसे इसमें इन्वॉल्व हैं, देखिए एमसीआई चाहे तो किसी भी अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है कि वो नीट का टेस्ट कंडक्ट करेगा। एमसीआई की वर्किंग पे तो पहले से काफ़ी सवाल चिन्ह लग चुके हैं, इनकी कार्यप्रणाली में पहले करप्शन सामने आ चुका है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक कमेटी इनके ऊपर में लगाई गई है जो कि सारे एमसीआई की वर्किंग को मॉनिटर करती है। तो एमसीआई में पहले से काफ़ी अनियमितताएं हैं, तो अभी एमसीआई को अथॉरिटी दी गई है कि वो किसी भी, मान लीजिए वो सीबीआई नहीं सीबीएसई, मान लीजिए एमसीआई की पावर में है कि वो सीबीएसई को अथॉरिटी दे सकती है कि आप कंडक्ट कीजिए नीट, या फिर कोई और अथॉरिटी भी। सिलेबस की बात कर लीजिए, देखिए सिलेबस अलग अलग होता है। अब तमिलनाडु बोर्ड, मान लीजिए कर्नाटका बोर्ड, केरला बोर्ड, इनका सिलेबस अलग है और पूरा एक तरह से जो सिलेबस होगा यूनिफाइड वे में वो अलग होगा। तो एक तरह से बच्चों को दिक्कत आएगी, ऐसा कहा जाता है। और फीस की दिक्कत है, अभी देखिए फीस वैसे तो अच्छा है नीट, कितनी तरह की कैपिटेशन फीस दी जाती है। आप देख लीजिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कई बार डोनेशन जिसको आप कहते हैं और देते हैं लोग 20 लाख 40 लाख 50 लाख, बढ़िया इंस्टीट्यूट्स में तो और भी पैसे लगते हैं। तो ये गलत है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इसकी प्रॉब्लम है। और एजुकेशन स्टेट लिस्ट में नहीं है, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन है। और कोटा की प्रॉब्लम है कि देखिए जैसे अब तमिलनाडु है, तमिलनाडु में तो 69% कोटा है, तो वहाँ पे कोटा का अलग सिस्टम है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ये कहा कि नीट में 85% सीट्स इससे भरेंगी और 15% सीट मैनेजमेंट का होएगा। तो कहने का मतलब ये कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कोटा सिस्टम है। तो उस हिसाब से एक तरह से तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जो राय है वो थोप रहा है। यानी स्टेट गवर्नमेंट है, कई बार यूँ कहा जाता है कुछ सेक्शंस के द्वारा ज़्यादा अच्छी कंडीशन में होता है कि वो सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस स्थापित कर सके डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में, तो उसी हिसाब से वो कोटा रखता है। और उसके बाद में आता है कि लैंग्वेज, इसे बाद में वैसे रेक्टिफाई कर दिया गया था बिल में। शुरू में लैंग्वेज का विरोध किया गया था कि ये सिर्फ 1-2 लैंग्वेज में होगा तो रूरल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो साउथ इंडिया के या फिर डिफरेंट स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उसको डिसएडवांटेज हो जाएगा। लेकिन इसको बाद में रीएड्रेस कर दिया गया था। अभी चाहे तो गवर्नमेंट अपनी लोकल स्टेट में अपनी लैंग्वेज में भी इसे कंडक्ट करवा सकता है। और एक ये इशू था कि 12वीं के बाद के मार्क्स इसमें ऐड नहीं होते थे। मतलब देखिए जैसे तमिलनाडु था, तमिलनाडु में 12वीं के मार्क्स ऐड होते थे तो लोग 12वीं की परीक्षा पर भी ध्यान देते थे। लेकिन अब इस नीट की परीक्षा में ध्यान नहीं दिया जाता बाकी चीज़ों पर, यानी आपके +2 में कितने मार्क्स आए वो मैटर नहीं करता। तो सारी की सारी जो डिपेंडेंस हो जाती है सिर्फ एक एग्जाम पे हो जाती है। और उसके लिए देखिए कोचिंग की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। एक एग्जाम पे डिपेंडेंस होगी तो आप किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते तो कोचिंग तो अनिवार्य हो ही जाएगी, क्योंकि बच्चों में आमतौर पे काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि एक ही एग्जाम है, रिस्क नहीं ले सकते। तो आप देख लीजिए यूपीएससी का भी देख लीजिए आप, राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर में कैसे धंधा इनका फल फूलता है। सबसे लास्ट में इशू है सिंगल एग्जाम डिपेंडेंस। अभी तो देखिए इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम होते हैं तो यूँ होता है कि एक में फेल हो गए तो दूसरा अच्छा हो जाएगा। अब पूरे साल की मेहनत सिर्फ 3 घंटों पे डिपेंड करना। जैसे यूपीएससी एस्पायरेंट्स की पूरे साल की मेहनत 2 घंटों में 2 पेपर होते हैं प्री के, मान लीजिए 2 और 2, सीसेट वाला तो सबका क्लियर हो ही जाता है। ऊपर का 2 पूरे साल की मेहनत सिर्फ 2 घंटों से पता लगाना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्की हो जाता है। चलिए अब चलते हैं आर्टिकल की तरफ। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा थी, आर्टिकल की तरफ चलते हैं अब। कंटेक्स्ट आपको पता है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है कि अब हमें नीट नहीं चाहिए और वो लेजिस्लेटिव रूट अपना रहे हैं, यानी असेंबली में कानून बनाने जा रहे हैं कि जिससे वो अपने आप को नीट से एग्जाम्प्ट कर लेंगे। 2 बिल्स वो लेके आए हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो पुराना सिस्टम चल रहा था वैसे ही चलता रहना चाहिए और जैसे ये पहले करते थे, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस के बेस पे, उनके मार्क्स के बेस पे ये एग्जाम कंडक्ट करवाते थे मेडिकल सीट्स को फिल करने के लिए, और कहते हैं कि हम यही सिस्टम रिटेन करेंगे। यह बात सुप्रीम कोर्ट को अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने
अलाउ किया था नीट को और कहा था कि पूरे देश में मेडिकल परीक्षाओं के लिए जो एग्जाम होने चाहिए वो नीट के थ्रू ही होने चाहिए। और अब इस पे जबकि देखिए कॉन्करेंट लिस्ट में आपको ये भी पता होगा, प्रीलिम का इस पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जिस कॉन्करेंट लिस्ट में जिस इशू पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी पार्लियामेंट ने पहले से कानून बनाया हुआ है, उस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ तभी बना सकती है जब प्रेसिडेंट एसेंट उसको मिले। ये बात हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रेसिडेंट एसेंट भी चाहिए होगी। तो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट और डेंटिस्ट एक्ट ये दोनों ये चेंज करने जा रहे हैं, मतलब ये दोनों पहले से हैं पार्लियामेंट के और ये कन्फ्लिक्ट में आएंगे अगर तमिलनाडु अपना कोई कानून पास करता है। तो तमिलनाडु का कहना है कि देखिए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा भयपूर्ण होगा कि अगर नीट आता है तो, क्योंकि सिलेबस अलग अलग है और जो स्कूल में सिखाया जाता है, जो इनके तमिलनाडु के स्कूल्स में सिखाया जाता है वो अलग होता है। तमिलनाडु बोर्ड जो है वो अलग उसका सिलेबस होता है, और जो सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करेगी, अगर मान लीजिए एमसीआई ने उनको ऑथराइज किया तो वो नीट का सिलेबस अलग होगा। तो एक तरह से कैसे बच्चे तैयारी करेंगे इस पूरी चीज़ की। ऊपर रूरल एरियाज, देखिए आमतौर पे होता क्या है, जो रूरल एरियाज होते हैं ना, रिमोट एरियाज में, उनमें तो स्टेट बोर्ड काम करता है, जबकि शहरों में तो सीबीएसई होता है हर जगह। हमारे पूरे देश में मान लीजिए सीबीएसई या फिर आईसीएसई जो भी हैं, ये शहरों में तो सीबीएसई के स्कूल्स होते हैं, लेकिन दूर दराज के गाँव में, इलाकों में, वहाँ तो स्टेट के बोर्ड होते हैं ना। कोई भी स्टेट मान लीजिए, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, जब दूर दराज के गांव में, तो रूरल एरिया वालों को ज़्यादा दिक्कत होगी। अर्बन वाले तो मैनेज कर लेंगे, कोचिंग ले लेंगे या फिर उनके पास में रिसोर्सेज होते हैं। तो जो मेन जिनको डिसएडवांटेज होगा वो रूरल इलाकों वालों को होगा। अब देखिए, अब दो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों के बीच में कन्फ्लिक्ट है। एक तरफ है कॉमर्शलाइजेशन, जिस तरह से सीटें खरीदी और बेची जाती हैं, किस प्रकार से एजुकेशन को एक कमोडिटी की तरह पे इस्तेमाल किया जाता है और किस प्रकार के स्टूडेंट्स निकल कर आते हैं, वो एक तरह से आप चिंतन का विषय है। और दूसरा है सोशो इकोनॉमिक नॉर्म्स, कि कैसे सोशो इकोनॉमिक नॉर्म्स को भी बैलेंस किया जाए, दोनों के बीच में कैसे बैलेंस किया जाए। एक तरफ देखिए स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि जो कॉमर्शलाइजेशन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है जो सारे इसका सीट्स का, इसलिए नीट की आवश्यकता है। और स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि सोशो इकोनॉमिक नॉर्म्स में हमें बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, जिस प्रकार के रूरल स्टूडेंट्स जो है उनको डिसएडवांटेज होगा, कोटा सिस्टम मान लीजिए या फिर जैसे भी। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि देखिए हमारे देश में इतनी ज़्यादा रीजनल, इकोनॉमिक और लिंग्विस्टिक डिस्पैरिटीज़ हैं, और इसलिए आवश्यकता ही क्या है, क्या आवश्यकता है हमें एक एग्जाम की, यूनिफॉर्मिटी चाहिए ही क्यों हमें। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। दूसरा, जो कुछ ये चेंज लाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करना है, पॉलिसी बनाना है, ये काम है पॉलिटिकल लीडरशिप का। सुप्रीम कोर्ट को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए इन सारी चीज़ों में। और स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो छुपा नहीं सकती, यह कहकर कि ये देखिए ये तो हमारा काम है और जुडिशरी कर रहे हैं, ये जुडिशरी को इसके बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आपका काम ये भी तो था, आपका काम ये था कि जो मेडिकल के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करने हो तो उसमें फेयरनेस आए, उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, उसमें फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन हो, ये सारा का सारा सिस्टम हो। क्या आपने किया? नहीं किया। तो अभी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट्स पे और ये सारे इंस्टीट्यूशंस पर कि ये सारे जो एग्जाम्स हैं, अब तो वैसे देखिए अभी होगा कुछ, तमिलनाडु का ये डिसीजन है, तो देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या बोलता है। नहीं तो बस कहने का मतलब ये एग्जाम्स जो होने चाहिए 3 क्राइटेरिया पे होनी चाहिए, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ये था सारा का सारा नीट का इश्यू। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि है रोमानिया। रोमानिया देखिए ये यहाँ पे देश है, यूरोप का एक कंट्री है, और यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ की रूलिंग पार्टी है। देखिए यहाँ के जो लीडर थे ना, वो एक ब्राइब के केस में, रिश्वत के केस में कन्विक्ट हो चुके थे। मान लीजिए कुछ भी अमाउंट, मान लीजिए $40,000 की रिश्वत लेने का आरोप इन पर था। तो अब देखिए जब तक ये कन्विक्ट हो चुके हैं तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, कुछ भी नहीं बन सकते, ये मतलब सत्ता में नहीं आ सकते, एक मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं ग्रहण कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ की सरकार ने कानून पास किया कि जिन लोगों ने 48,000 से नीचे की रिश्वत ली है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आ सकते हैं। तो इस तरह की उन्होंने अमेंडमेंट करी कि हाँ भाई इतने की रिश्वत मैंने ली है, तो मेरे जिसने ली है या फिर मेरे से कम ली है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मेरे से ऊपर ली है उनके लिए दिक्कत है। तो जनता के पागल है, जनता ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया बहुत ज़्यादा कि आप तो देखिए अपने लिए ये कर रहे हो, पर्सनल गेन के लिए आप रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रहे हो, हमारे पूरे देश का भट्ठा बिठा रहे हो, इस तरह की जो बात थी। तो रोमानिया में पूरा प्रोटेस्ट हो गया ये, और कुछ ज़्यादा जानने का इसमें है नहीं। फिर यही आता है कि प्रेसिडेंट ने भी वहाँ के मतलब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए ना, तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने भी विरोध किया, ये सब कुछ हुआ, तो इम्पोर्टेंट नहीं है वो।
अब है अगला जो आर्टिकल है, जो यूएन के सिक्योरिटी जनरल है गुटरेसिस, ये गए थे अफ्रीकन यूनियन के समिट को अटेंड करने। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि अफ्रीकन यूनियन है क्या। अफ्रीकन यूनियन देखिए एक तरह की कॉन्टिनेंट की यूनियन है। अफ्रीका की 55 देश इसमें शामिल हैं। 2001 में बनाई गई थी ये। आदिस अबाबा इथोपिया की जो राजधानी है वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। और उससे पहले थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, इसको रिप्लेस करके आई है अफ्रीकन यूनियन। तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। और इनमें नहीं पूछते, देखिए दूसरे कॉन्टिनेंट्स की ये नहीं पूछेंगे समिट कहाँ हुआ। अगर वो समिट पूछेंगे तो सिर्फ इंडिया के किसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पूछेंगे जिसमें इंडिया हो, जैसे कि ब्रिक्स, बिम्स्टैक। अब ऐसा नहीं पूछेंगे कि नाटो का कहाँ हुआ था जिसमें इंडिया हो ही ना, दूर दराज के जैसे OECD का कहाँ हुआ था, ओपेक का कहाँ हुआ था समिट, ये नहीं पूछेंगे यूपीएससी। अब देखिए क्या कहते हैं ये अफ्रीका के बारे में। ये कहते हैं कि देखिए अफ्रीका को पूरी दुनिया एक प्रॉब्लम्स के प्रिज्म से देखती है, लेकिन मैं देखता हूं अफ्रीका को एक होप के नज़रिए से, प्रोमिस के नज़रिए से और वास्ट पोटेंशियल के नज़रिए से। और उसके लिए देखिए ये कहते हैं कोऑपरेशन होना चाहिए। अगर अफ्रीका को आगे ले जाना है तो कोऑपरेशन अति आवश्यक है यूनाइटेड नेशंस के बीच में और अफ्रीका के बीच में। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आनी चाहिए अफ्रीका के अंदर में। फिर आभार प्रकट करते हैं ये। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार। ये कहते हैं कि आभार प्रकट करता हूं अफ्रीका को जिसने यूएन पीस कीपर्स में, आपको पता होगा शांति जो यूएन शांति सेना जो होती है यूएन की, ये कहते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में जो अफ्रीका का कंट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा है। और अफ्रीका ने ही सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में रिफ्यूजीज़ को एकोमोडेट किया है, शरणार्थियों को एकोमोडेट किया है। अफ्रीका की कंट्री इकोनॉमी जो है आज के टाइम में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से शामिल हैं। और रिसेंट जो रेजुलेशन हुआ है गैम्बिया में, गैम्बिया बताइए आप कहाँ हैं? चलो आप बताइए, छोड़ो आप यूँ बताइए कि गैम्बिया का आज तक आपने नाम सुना है? सही सही बताना, गैम्बिया का नाम आपने सुना है कभी? मैंने तो नहीं सुना था, सही में नहीं सुना था मैंने तो। यहाँ पे है देखो गैम्बिया, सेनेगल के अंदर में। सेनेगल तो पता होगा आपको कहाँ है, यूँ मत कहना इसको, इसका नहीं सुना। सेनेगल देखिए यहाँ पे है, वेस्टर्न अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे है सेनेगल, यहाँ पे अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे। और उसमें ये लाल लाइन है ना, ये देश है, जो लाल लाइन है ये देश है गैम्बिया। यहाँ पे देखिए सिर्फ इतनी लाल लाइन है ना, सिर्फ ये देश है। यहाँ पे देखिए ये सेनेगल है पूरा, सेनेगल के बीच में एक छोटी सी लाइन जा रही है, वो जो लाइन है वो देश है पूरा यहाँ पे। तो देखिए ये कह रहे हैं कि गैम्बिया में एक पॉलिटिकल रेजुलेशन हुआ था शांतिपूर्वक। तो वैसे ही अब अफ्रीका ने अपना पोटेंशियल शो कर दिया कि अब बाकी भी जो प्रॉब्लम्स है अफ्रीका के अंदर में वो भी इस तरह से सुलझाई जा सकती है जैसे गैम्बिया में सुलझाई हैं। और जो भी गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं या फिर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, इन सबको होल्ड किया जा सकता है शांति प्रिय से। तो गैम्बिया पूछेंगे नहीं, बताने के लिए था वैसे। आगे ये कहते हैं कि देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है अब एंटर कर गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG गोल्स, जो हम आपको पता है कि 2030 तक हमें पूरे करने हैं। ये देखिए ये सारे गोल्स हैं, पुवर्टी को रिमूव करना है, हंगर को रिमूव करना है। तो ज़्यादातर तो देखिए जो गोल्स हैं ना अफ्रीका के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि गरीबी सबसे ज़्यादा वहाँ पे है, इनइक्वलिटी सबसे ज़्यादा वहाँ पर है, वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे ज़्यादा वहाँ पे आवश्यकता है। तो देखिए उसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ ने अपना खुद का एजेंडा 2063 भी घोषित किया गया है। ये एजेंडा ये कहता है कि कैसा अफ्रीका हम देखना चाहते हैं 2063 में, तो उसको फिलफिल करने के लिए अफ्रीका ने अपना खुद का भी एक एजेंडा घोषित किया हुआ है। तो ये कहते हैं जो यूएन के सिक्योरिटी जनरल है, इन दोनों जो एजेंडाज को अलाइन करने की आवश्यकता है, इन दोनों के गोल्स को सिंक्रोनाइज करने की आवश्यकता है। ये कहते हैं कि अफ्रीका में जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमें प्रिवेंशन की अप्रोच अपनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ क्राइसिस हो गए तो बाद में आप एक्ट करते हो, पहले से हमें एक तरह से तैयार रहना चाहिए। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मूलभूत वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, उनको रिड्रेस करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। ऐसा ये कहते हैं कि क्राइसिस को बाद में मैनेज करने से आवश्यकता है कि पहले से उनको जड़ से ही खत्म कर दो, क्राइसिस कोई हो ही ना। ज़्यादातर जो आज के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये याद रखिएगा पॉइंट्स, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अफ्रीका में क्यों होते हैं कन्फ्लिक्ट्स, तो ये देखिए ज़्यादातर जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं इंटरनल होते हैं, पावर के लिए होते हैं। डिफरेंट वहाँ पे ट्राइब्स हैं, डाइवर्सिटी है, तो आपस में लड़ते हैं पावर के लिए। रिसोर्सेज के लिए कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इनइक्वलिटी काफ़ी ज़्यादा है इसलिए कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मार्जिनलाइजेशन है कुछ कम्युनिटीज़ की, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। डिफरेंट सेक्ट के बीच में डिवीजन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो 5-6 पॉइंट्स हैं। वायलेंट एक्सट्रीमिज्म भी आ जाता है इससे। 6 पॉइंट याद रखना है, एक एक कीवर्ड जो है एक एक पॉइंट के बराबर है। तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप प्रिवेंशन की ओर ध्यान दो, यानी अभी से
जो इश्यूज जिनके वजह से विवाद होता है उनको जड़ से ही खत्म कर दो, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर आओ वहां पर। यंग अफ्रीकन, ये कहते हैं कि देखिए जो यंग लोग हैं वहाँ पे अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है, हर 5 में से 3 लोग जो हैं 35 की एज से नीचे हैं। तो ये बाकी तो आगे सिंपल पॉइंट्स हैं, उनको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, उनको एजुकेशन ट्रेनिंग डिसेंट वर्क देने की आवश्यकता है, वुमेन को एम्पावर करने की आवश्यकता है, फुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और सस्टेनेबल पीस लाने की आवश्यकता है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट्स हैं। स्पेशल फोकस की आवश्यकता है जेंडर इक्वालिटी पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे। ये पॉइंट तो हमसे 200-300 मर्जी कितने लिखवा लो। ये एक कोट है, इसे इस्तेमाल करना आप ऐसे के अंदर में, When we empower the woman, we empower the world। ऐसे ही एक सिमिलर कोट मेरे को भी याद आ रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक कोट इससे रिलेटेड है, ये ऐसे में यूज़ करने के लिए, When no one offers you the chair, जब हिंदी में बताता हूँ, जब आपको कोई चेयर ऑफर ना करे तो आप अपनी फोल्डिंग चेयर वहाँ पर लेकर जाएं। ये वुमन के लिए है, मतलब वुमन के एंटरप्रेन्योर स्किल्स के लिए है, वुमन की एम्प्लॉयमेंट के लिए है कि जब आपको कोई टेबल पे चेयर ना दे तो आप अपनी फोल्डिंग चेयर वहाँ पे लेके जाएं। मतलब आप एम्प्लॉयमेंट आपका राइट है, आप उसे खोस के लें, इस तरह की जो बात है, राइट को क्लेम करें, असर्टिवली आप उस राइट को लें। आगे देखिए अगला जो आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी वुमेन से रिलेटेड है। नागालैंड से रिलेटेड ये आर्टिकल है। शुरू से पूरी टाइमलाइन इसकी डिस्कस करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ और अभी क्या चल रहा है। 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट हुई, 74 अमेंडमेंट, 73 अमेंडमेंट हुई, जिसमें से आर्टिकल 243 में यह कहा गया कि जब भी लोकल इलेक्शंस हों, अर्बन बॉडीज में या फिर पंचायत में, 33% आरक्षण वुमेन को दिया जाए। और उसके बाद में नागालैंड ने इसी पर चलते हुए 2006 में एक पहला अमेंडमेंट किया और कानून बनाया 33% रिजर्वेशन का नागालैंड के अंदर में। ट्राइब्स ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया। ट्राइब्स ने कहा कि वुमेन को आप 33% आरक्षण नहीं दे सकते, ये हमारी परंपराओं के खिलाफ में है। और उन्होंने ऊपर से ये भी कहा कि दूसरा इशू, उन्होंने पहला इशू ये उठाया, दूसरा इशू उन्होंने ट्राइब्स ने ये उठाया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी पार्लियामेंट का द्वारा बनाया हुआ कानून हम पे लागू नहीं होता, क्योंकि हमारे पास में स्पेशल दर्जा है, नागालैंड को एक स्पेशल दर्जा प्राप्त है। तो सेंट्रल जो पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो हम पे लागू नहीं होते जब तक कि हमारी असेंबली या फिर हमारी जो इनकी लोकल ट्राइबल काउंसिल है उसे पास ना करें। और उसके बाद में देखिए नागा मदर्स एसोसिएशन ये गुवाहाटी कोर्ट में गए इस डिसीजन के इनके खिलाफ में, क्योंकि देखिए कानून तो बन गया था लेकिन नागालैंड इलेक्शन नहीं कंडक्ट करा रहा था, सरकार डर रही थी क्योंकि ट्राइब्स ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। तो नागा मदर्स जो एसोसिएशन है इन्होंने कहा कि देखिए कानून जब बन चुका है तो आप क्यों डर रहे हो। तो सिंगल बेंच ने अलाउ कर दिया कि ठीक है आप अलाउ कीजिए, इलेक्शन करवाइए। लेकिन गुवाहाटी की डबल बेंच ने इसको रिजेक्ट कर दिया, कहा नहीं मत करवाइए, एक बार शांति आपकी भंग हो जाएगी। बाद में जो नागालैंड की असेंबली है जिसने पहले कानून पास किया था 33% आरक्षण के लिए, वो भी डर गए। जो नागालैंड की असेंबली ने 2012 में अपोज कर लिया रिजर्वेशन को, कहा कि देखिए शांति अपसेट हो जाएगी और हमें नहीं चाहिए, और ये 371 के अपोजिट है। और उसके बाद में देखिए जो यूनाइटेड नागा मदर से ये सुप्रीम कोर्ट गए डबल बेंच के डिसीजन के खिलाफ में, जब स्टे लगा दिया था इन्होंने दोबारा से, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया और कहा कि गवर्नमेंट को वहाँ की नागालैंड की आप इसे जल्द से जल्द इलेक्शन करवाइए। तो नागालैंड म्यूनिसिपल बिल आया 2016 में। अब 1 फरवरी को इलेक्शन होने थे, इसी 1 फरवरी को, यानी एक हफ्ता पहले की ये बात है। तो अब उसके बाद में वायलेंस स्टार्ट हुआ और ये आर्सनी हुई, आगजनी हुई कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे, उससे रिलेटेड अब ये पूरा इशू है। क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, इन द लाइट ऑफ प्रोटेस्ट, जैसे अब रिसेंट में प्रोटेस्ट हुआ था गवर्नमेंट के मूव के खिलाफ में, जिसमें वो रिजर्वेशन देने वाले थे लोकल पंचायत, लोकल अर्बन म्यूनसिपैलिटीज में वुमेन्स को। आप क्रिटिकली एनालाइज कीजिए जो डिस्कॉर्ड है बिटवीन आर्टिकल नंबर 243 और आर्टिकल 371 जिसमें स्पेशल दर्जा प्राप्त है नागालैंड को। आप क्या सोचते हैं कि कहाँ बैलेंस होना चाहिए। तो देखिए बैलेंस तो एक तरह से अभी यही है, मतलब इसमें तो वुमेन्स के राइट्स के साथ तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते डेफिनेटली। 50% पॉपुलेशन वर्ल्ड की वुमेन है तो आपको तो यही पक्ष लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1-2 लाइन जब आप आंसर में वे फॉरवर्ड में लिखोगे तो आप यूँ लिख सकते हो कि ट्राइब्स को अभी समझाने की आवश्यकता है। मतलब यूँ नहीं कह सकते कि ट्राइब्स के विचार मतलब वैसे हैं, पिछड़े हुए विचार है, नहीं, बिल्कुल भी ट्राइब्स को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना, बिल्कुल भी। ट्राइब्स को आप अपने वे फॉरवर्ड में सोल्यूशन में यूँ कहोगे कि उनको अब नए सिरे से एक तरह से मेन स्ट्रीम में लाने की आवश्यकता है, कि आप वुमेन्स को पीछे नहीं रख सकते और उनको भी रिप्रेजेंटेशन देने की आवश्यकता है। तो वुमेन्स के राइट्स के साथ आप यूपीएससी के आंसर्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते बिल्कुल भी, और ट्राइब्स के साथ भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे बैलेंस समझ गए आप। तो आगे देखिए ट्राइबल की थ्रेड्स जो हैं, बाद में क्या हुआ, जो ट्राइब्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कि जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे, यानी 1 फरवरी को इलेक्शन होने थे, हुए भी सही,
तो इन्होंने कहा जो भी इलेक्शन लड़ेगा वुमेन्स में से उनको बिरादरी से निकाल दिया जाएगा, यानी ट्राइब से निकाल दिया जाएगा। तो कईयों ने तो डर के नॉमिनेशन फाइल नहीं किए, कईयों ने डर के जो नॉमिनेशन फाइल किया था इलेक्शन लड़ने के लिए वो विड्रा कर लिया, और कईयों ने जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम नहीं इलेक्शन लड़ेंगे और ट्राइब्स की जो ऑर्डर था कि आपको बिरादरी से निकाल दिया जाएगा वो डरे नहीं, तो बाद में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और 10 से 30 साल तक उनको ट्राइब अब उनकी लोकल जो बिरादरी होती है वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। और स्टेट गवर्नमेंट वो एक तरह से चुपचाप साइलेंट स्पेक्टेटर, मूक दर्शक बनकर देखती रही और रूल ऑफ लॉ का जो वायलेशन है वो होता रहा। उसके बाद में देखिए ये इनका जो एक तर्क है वो ये सेम बात 371A की इनको स्पेशल दर्जा प्राप्त है, और सेम ये तो हमने डिस्कस किया था। आगे चलते हैं। अब देखिए उसके बाद में क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम तो इलेक्शन कंडक्ट करवा के रहेंगे। तो इन्होंने क्या किया, ट्राइब्स ने बंद का आह्वान किया 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक के बीच में। आखिरकार इलेक्शंस हुए 1 फरवरी को इलेक्शन हो गए। उसके बाद में आगजनी स्टार्ट हुई। कुछ टाउन्स ऐसे थे जहाँ पे इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे तो ज़्यादा ही आगजनी वगैरह का एक तरह से आप कह सकते हो उत्पात देखने का मिला ट्राइब्स का, जिस प्रकार से उन्होंने विरोध किया इस पूरे चीज़ का। और उसके बाद में क्या हुआ, देखिए अब क्या कर रहे हैं, अब उनकी मांग ये है कि ट्राइब्स की, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन हुए थे 1 फरवरी को उसको निरस्त कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया। यहाँ पे देखिए जब आगजनी हुई 2-3 बिल्डिंग्स में आग लगाई गई तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि 1 फरवरी को जो इलेक्शन हो चुके हैं वो रद्द हो गए, यानी हुए इलेक्शन भी उन्होंने रद्द कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। और ट्राइब्स जो विरोध कर रही थी वो यही नहीं थमी, उसके बाद में उन्होंने वहाँ के लोकल चीफ मिनिस्टर्स का जो इस्तीफा था वो मांगना स्टार्ट कर दिया। तो अब देखिए अब सिचुएशन तो नॉर्मल होने ही वाली है, मतलब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है नागालैंड में, लेकिन गवर्नमेंट के ऑफिसर पर अभी भी ब्लॉकेड है, बंद है, गवर्नमेंट ऑफिस नहीं खुल सकते वहाँ पे, गवर्नमेंट के व्हीकल्स की मूवमेंट नहीं हो सकती, तो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा का पूरा ठप हो गया है। और उसके बाद में देखिए कहते हैं कि एक और इशू है, बस एक लाइन लिखते हैं, ये कहते हैं कि देखिए वुमेन रिजर्वेशन का जो इशू है ना वो तो बैक बर्नर हो गया, मतलब बैक स्टेज पे चला गया। जो मेन इशू है वो है लैंड ओनरशिप का और टैक्स लगाने का। तो इस पे विरोध ज़्यादा हो रहा है कि इशू ऑफ टैक्स, यानी वुमेन्स को टैक्स लगाने का अधिकार मिलेगा, फिर लैंड ओनरशिप का अधिकार मिलेगा, तो इस पे जो सुई है आके टिक गई है, ये बात जो है ज़्यादा मेन है। और अब ये कहते हैं कि देखिए अब सिचुएशन और भी ज़्यादा अलार्मिंग हो गई है। कैसे, अब नागालैंड गवर्नमेंट फिर से ये कहने लगी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारे ऊपर में जो कॉन्स्टिट्यूशन की कंपल्सन है पार्ट 9A, 9th है ना ये, हाँ 9th A आर्टिकल नंबर 243, जिसके अंतर्गत हमें वुमेन्स को रिजर्वेशन देना है लोकल म्यूनसिपैलिटीज बॉडीज में 33% का, उससे हमें एग्जाम्पशंस दे दीजिए। नागालैंड ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात कही कि हम इसे नहीं कंडक्ट करवा सकते इलेक्शंस वुमेन को 33% रिजर्वेशन देके, क्योंकि इससे हमारी शांति जो है वो भंग हो जाती है। तो अब देखिए उसके बाद में ये सेम इशू है। अब क्या है, जो नागालैंड गवर्नमेंट ने भी अब घुटने टेक दिए हैं ट्राइब्स के विरोध के, क्योंकि अभी तो देखिए 2016 में, यहाँ पे देखिए 2016 में अभी तो डिसीजन लिया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में, नागालैंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम इलेक्शन करवाएंगे 33% रिजर्वेशन देके। लेकिन अब जिस प्रकार से ये सारा विरोध हुआ तो नागालैंड की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी एक तरह से अपने घुटने टेक दिए, वो भी एक तरह से अपने वाशिंग इट्स हैंड्स का मतलब है एक तरह से पल्ला झाड़ लेना। अब वो भी पल्ला झाड़ रहे हैं कि देखिए अगर इतना विरोध होता है तो हमें जरूरत ही क्या है इलेक्शन करवाने की। उन्होंने भी अब ये सोचना स्टार्ट कर दिया। देखिए अब सब लोग ये सोचेंगे तो वुमेन्स को कैसे रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। अभी तक सिर्फ नागालैंड में सिर्फ एक वुमन, कल हमने पढ़ा था आर्टिकल में, सैजा ने रिप्रेजेंट किया था लोकसभा इलेक्शंस में, उसके अलावा एक भी वुमन ने रिप्रेजेंटेशन नहीं है नागालैंड असेंबली में। तो आप देख लीजिए कितनी रिप्रेजेंटेशन के राइट से हनन रखा गया है वुमन को नागालैंड से। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होता है कि देखिए वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता है इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में। कल्चरल में काफ़ी हिस्टोरिकल काफ़ी इनइक्वलिटीज़ हुई है वुमेन के साथ में नागालैंड में। हालांकि वहाँ पर सती नहीं है, हालांकि वहाँ पे फीमेल फोर्टिसाइड भी नहीं है, हालांकि वहाँ पे डोरी सिस्टम भी नहीं है, लेकिन फिर भी वुमेन को वहाँ पे नागालैंड में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से वंचित रखा जाता है और लैंड को इनहेरिट करने से रोका जाता है। और ये कहते हैं कि देखिए आर्टिकल नंबर 371A भी यही कहता है, तो कम से कम इसमें बदलाव की आवश्यकता है। और फिर ये कहते हैं कि मुश्किलात क्या है, मुश्किल ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी मिस इन्फॉर्म्ड है, उनके पास भी पूरी रियलिटी ग्राउंड रियलिटी नहीं है। और अगर वो सिर्फ इस मिस इन्फॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन लेते हैं तो वो वुमेन्स के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए एक तरह से ऐसी डिसीजन लिया जाए जिससे वुमेन्स को उनका पूरा हक मिले और डेमोक्रेसी में वो भी अपने राइट्स को असर्ट कर सकें और रिप्रेजेंटेटिव के राइट्स को क्लेम कर सकें। अब आगे जो आर्टिकल है ये
ये परमानेंट नियुक्ति पर है। तीन जो फोर्सेस हैं, तीन हमारे एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, तीनों के ऊपर में एक परमानेंट चेयरमैन की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि वो तीनों इनके बीच में, देखिए शुरू से मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, आर्टिकल से अलग बताता हूँ। आर्टिकल ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा हम इसको बना देते हैं अपनी मेहनत से, हम इसको बना देते हैं डिस्कस करके। ये कहते हैं, देखिए अलग से मतलब ये खोजबीन करके लाए। जिसे देखिए कहते हैं कि जो परमानेंट चेयरमैन होगा वो क्या करेगा, एक तरह से तीनों जो सर्विसेज है ना, वो जॉइंटमैनशिप स्थापित करेगा। यानी अब एक राय देनी होती है डिफेंस मिनिस्ट्री को, तो अब देखिए तीनों जो चीफ होते हैं अपनी अपनी राय देती हैं। आर्मी क्या सोचता है पूरे इशू के बारे में, नेवी क्या सोचता है, एयरफोर्स क्या सोचता है, जबकि डिफेंस मिनिस्टर या फिर जो हमारी लीडरशिप है, एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, उनको तो एक राय चाहिए भाई, एक बात बोलो। अलग अलग मतलब ऐसे मत बोलो कि आर्मी क्या बोल रही है, वो नेवी क्या बोल रही है, ताकि हम ठोस डिसीजन ले सकें। तो उसके लिए परमानेंट चेयरमैन की नियुक्ति होनी चाहिए जो एक सॉलिड एडवाइस दे सके। उसके बाद में काफ़ी सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सके। उनको पता होना चाहिए आर्मी के पास में कौन से रिसोर्सेज हैं, नेवी के पास में कौन से हैं, तो आपस में एक तरह से यूटिलाइजेशन और अच्छा होगा। कोई नई चीज़ एक्वायर कर रहे हो आप, तो एक्वायर करने की बाद बारी आएगी, नए हथियार खरीदने हैं तो भी अच्छे से खरीद सकेंगे अगर एक परमानेंट चेयरमैन होगा तीनों सर्विसेज के ऊपर। देखिए अभी भी फिलहाल इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है। मतलब इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ क्या है, जो तीनों सर्विस चीफ है ना, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तीनों के ऊपर में एक इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है। तीनों में से जो सबसे सीनियर होता है ना, वो एक तरह से चीफ हो जाता है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का, लेकिन वो रोटेशनल बेसिस पे होता है। जो सबसे सीनियर होता है वो परमानेंट चेयरमैन नहीं होता, और तीनों में से ही एक होता है, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता इस पोस्ट की तरफ में। तो इसलिए परमानेंट चेयरमैन अलग से एक बंदे की नियुक्ति होनी चाहिए, चौथा बंदा इन तीनों के अलावा। और उसके बाद तो देखिए यही है कि ये सारा एक सिनर्जी स्टैब्लिश करेगा तीनों फोर्सेस के बीच में जो इशू है, और ये सब। अब आर्टिकल की तरफ चलते हैं। देखिए आर्टिकल क्या है, शुरू में तो ये एक तरह से कंटेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये कहता है कि हमारी जो आर्मी है, तमाम तरह के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो अगर उनसे अच्छे से डील करना है तो हमें एक तरह से डायनामिक होने की आवश्यकता है। और चाहे वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी हो या फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को हैंडल करना हो हमारे इंडिया के अंदर या फिर अब्रोड के अंदर में, हमारी फोर्सेस काफ़ी तरह से काम करती हैं और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारे बॉर्डर्स को, या फिर जो कंट्री के लिए जो भी चीज़ की आवश्यकता होती है, जो हमारा खतरा होता है उसको आर्मी एक तरह से काउंटर करती है। तो ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फोकस तो देखिए ये कहते हैं कि अगर मिलिट्री को किसी भी खतरे से लड़ना है तो फोकस होना चाहिए साइज पे, इक्विपमेंट्स पे, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर्स पे, इन सब पे। तभी तो वो एफिशिएंट और स्मार्ट फोर्स क्रिएट कर सकेंगी और आने वाले खतरों से लड़ सकेंगी। तो ये कैसे किया जा सकता है, तो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया पूरे आर्टिकल का। ये कहते हैं कि देखिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कारगिल के अटैक के बाद में, यानी कारगिल का जो वार हुआ था उसके बाद में एक कमेटी आई थी, कारगिल रिव्यू कमेटी। आप बताइए उस कमेटी को किसने चेयर किया था? कारगिल जो रिव्यू कमेटी थी उनका हेड कौन था, आपको ये बताना है। तो देखिए कारगिल रिव्यू कमेटी आई थी, उनकी रिकमेंडेशंस को कंसीडर करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया था अप्रैल 2000 में। उन्होंने माना था कि देखिए काफ़ी कुछ चेंजेस की आवश्यकता है, हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं हमारे डिफेंस मैनेजमेंट में, इन सब में एक तरह से काफ़ी रेडिकल रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है, ताकि इनको ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा रेजिलियंट या ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकें हम। और उसके लिए देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास में, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, जो ओपिनियन आती है ना, जो एडवाइस आती है, काफ़ी फ्रेगमेंटेड आती है। आर्मी कुछ कह रही है, नेवी कुछ कह रही है, या फिर आर्मी के कमांडर्स कुछ अलग कह रहे हैं, अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग एडवाइस आती है। तो इनके लिए एक दिक्कत क्रिएट हो जाती है कि होलिस्टिकली कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन कैसे लिया जाए। तो इसीलिए रेडिकल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, ये कहते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप तो क्या करती है, पॉलिटिकल लीडरशिप को जो बता दिया जाए, जो ब्रीफिंग दे दी जाए, उसी के बेस पे डिसीजन ले लेते हैं। यानी जो एटीट्यूड होता है ना, वी शैल डू, हम डिसीजन ले लेंगे जितना हमें पता है, उस तरह का एटीट्यूड रहता है पॉलिटिकल लीडरशिप का। लेकिन देखिए आर्मी और इन सब चीज़ों में आप अपने डिफेंस के साथ में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए जरूरत है हमें आज एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट किया जाए, यानी परमानेंट चेयरमैन की नियुक्ति की जाए इन तीनों सर्विस चीफ के ऊपर में, ताकि एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइस मिल सके गवर्नमेंट को कि आखिरकार किस चीज़ की आवश्यकता है और क्या किया जाना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं, ये जो सर्विस चीफ हैं ये भी अपनी अपनी राय देते रहेंगे अलग से, लेकिन एक इनकी राय की अलग ही वो होगी, एक सिंक्रोनाइजेशन होगा इनकी राय में जो परमानेंट चेयरमैन होंगे। अगर देखिए इनकी राय को नज़रअंदाज करेंगे तो एक तरह से तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए आर्मी की अलग ही अपनी इंपॉर्टेंस है, नेवी की अलग इंपॉर्टेंस है, एयरफोर्स है उनकी अलग इंपॉर्टेंस है।
तो देखिए कोई भी खतरा हो, फिर न्यूक्लियर बैकड्रॉप हो या फिर चाइना का इशू हो, चाइना जिस प्रकार से खतरा पैदा कर रहा है हमारे बराबर में, या फिर पाकिस्तान जिस प्रकार से एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन जो थ्रेट्स हैं, पाकिस्तान जो ट्रांसग्रेशन करता है, आतंकवादियों को भेजता है, तो इन सब चीज़ों को एक सिंक्रोनाइज ढंग से देख सकता है जो परमानेंट चेयरमैन होगा, और उसी हिसाब से एडवाइस दे सकता है। आगे क्या आता है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए सर्विस चीफ जो है अपनी अपनी फोर्स से रिलेटेड एडवाइस देते रहेंगे डिफेंस मिनिस्टर को, और ये बराबर होगा, जो परमानेंट चीफ की नियुक्ति होगी वो बराबर होगी डिफेंस सेक्रेटरी के, जो कि एक आईएएस होते हैं। तो इन ये दोनों सेम लेवल पे होंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि एक अर्जेंट और टेंजिबल वो होता है जिनको देखा जा सके, महसूस किया जा सके, मतलब दिखने वाले टेंजिबल प्रोग्रेस की आवश्यकता है इस पूरे राइट स्ट्रक्चर्स और डिफेंस मैनेजमेंट के अंदर में। मतलब जिस प्रकार से डिफेंस फोर्सेस मैनेज होती है, हमारी हायर डिफेंस मैनेजमेंट है, उनमें रेडिकल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, इस प्रकार का हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। और सिविल मिलिट्री के बीच में जो बैलेंस है वो अच्छे से इस्टेब्लिश होना चाहिए। तो इसमें अब वे फॉरवर्ड क्या आता है, वे फॉरवर्ड में आता है कि देखिए पॉलिटिकल और मिलिट्री जो डिसीजंस हैं, मेकिंग जो अथॉरिटी होती है, वो काफ़ी एक तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट जो होती है उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होती है। तो इसलिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म की हमें आवश्यकता है। और ये सारी बात हुई कि पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए, चाइना के खतरे को देखते हुए आवश्यकता। अब तो ये रीजंस बताए गए हैं इस पूरे वे फॉरवर्ड में क्यों होना चाहिए। तो इसलिए एक पाकिस्तान का रीजन है, चाइना का रीजन, हाइब्रिड थ्रेट्स आजकल काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे साइबर अटैक्स, और सारे अटैक्स हैं मिले जुले अटैक्स होते हैं आजकल, जैसे आतंकवादी भी जो हैं वो साइबर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो 2-3 तरह के खतरे आजकल मिले हुए होते हैं, उन खतरों को कहते हैं हाइब्रिड थ्रेट्स। तो इसीलिए आवश्यकता है जो परमानेंट चेयरमैन की नियुक्ति होनी चाहिए तीनों सर्विस के चीफ के ऊपर में। तो ये कहते हैं पॉलिटिकल विल चाहिए इसके लिए, और आज नहीं तो कभी नहीं। अगला जो आर्टिकल है ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में आर्टिकल में हमने अभी तक पढ़ा कि एफआईपीबी की जो नियुक्ति हुई, एफआईपीबी को जो अभी हटा दिया है गवर्नमेंट ने, ये क्या कहे कि जो 90% जो अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है वो तो आती है देखिए ऑटोमेटिक रूट से, सिर्फ 10% के लिए जरूरत थी क्या है एफआईपीबी की। और उसके लिए अब बात ये उठती है कि होना क्या चाहिए। अब 10% जो आती है, एफआईपीबी तो गया, अब एफआईपीबी की जगह क्या आना चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो कि पहले एफडीआई के रिक्वेस्ट को कंसीडर करता था, अब उसकी जगह पे क्या आना चाहिए। तो ये इकोनॉमिक्स टाइम्स वाले सजेशन देते हैं कि आरबीआई को आप यूज कर सकते हो। वैसे भी आरबीआई जो फॉरेन एक्सचेंज से तो डील करता ही है, तो अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर बाहर से आएगी तो आरबीआई वैसे भी देख लेगा, आरबीआई कंसर्न मिनिस्ट्री को भेज देगा। मान लीजिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट में नहीं है, जो पहले एफआईपीबी उनसे डील करता था, उनसे अब आरबीआई डील करेगा। आरबीआई के पास में जो रिक्वेस्ट आएगी वो कंसर्न मिनिस्ट्री के पास में भेज देगा, और कंसर्न मिनिस्ट्री उसको देखेगी, एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट है बाद में उसे देखेगी क्या ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ में है, या जो भी इशू है वो चाहे तो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट चाहे तो वो एफडीआई की जो रिक्वेस्ट है उसको निरस्त कर सकते हैं। ऐसा होता है, देखिए फिर एग्जांपल देते हैं, ऐसा होता है यूएस में जो कमेटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है वो सारी क्यों हमने रिक्वेस्ट को ये किया, मना किया या फिर अलाउ किया, ये इन सबको ना एक ब्रीफिंग देनी पड़ती है वहाँ की लोकल कांग्रेस यानी लोकल पार्लियामेंट को। तो हमें भी इस तरह की एक प्रोसीजर अपनाना चाहिए कि जो हमारी बॉडी हो वो भी सारी रिक्वेस्ट को कि क्यों हमने अलाउ किया, हमने क्यों रिजेक्ट किया, इन सब चीज़ों को रिपोर्ट करे पार्लियामेंट को, ताकि एक तरह से ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो आरबीआई को लाने की बात कर रहे हैं कि सारी जो अथॉरिटी है एफडीआई से रिलेटेड जो पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के अंदर थी, अब आरबीआई के पास में आनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स वाले। अगला आर्टिकल है दैनिक ट्रिब्यून का, गंगा से रिलेटेड ये आर्टिकल है। देखिए ये कहते हैं कि मोदी सरकार का एक मुख्य जो था इलेक्शन मैनिफेस्टो में इशू था कि हम गंगा को साफ करेंगे, उसके लिए सरकार ने नमामि गंगा प्रोजेक्ट भी चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ दिन हो गए, उन्होंने क्या कहा, एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उनको आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप पूरी जो सेंट्रल की गवर्नमेंट की प्रोसेस चल रही है गंगा को साफ करने के लिए उसको आप डे टू डे बेसिस पर मॉनिटर कीजिए। तो अब एनजीटी ने कहा कि एक बूंद भी साफ नहीं हुई गंगा की। तो उसी पे ये आर्टिकल है कि हुआ क्या, अभी तक सिर्फ एक वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री को दे दिया गया पूरा इशू। पहले ये गंगा को साफ करने का इशू आता था इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के पास में, अब इसे दे दिया गया है वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री को। तो एक यही चेंज आया, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं आया। तो इस आर्टिकल में देखिए ये क्या कहते हैं कि काफ़ी सारा पैसा बहाया जा चुका है, 30 साल हो गए गंगा को साफ करते करते, आज तक हम साफ नहीं कर सके गंगा को। और 1985 में सबसे पहले राजीव गांधी ने कोशिश की थी और काफ़ी पैसा लगाया, कोई नतीजा सामने नहीं आया। और जिस चीज़ की आवश्यकता है, एक डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। पैसा लगाने से कुछ नहीं होगा, पैसा तो ज़रूरी है लेकिन एक पॉलिटिकल विल भी चाहिए। क्योंकि देखिए
काफ़ी सारे बिजनेस है गंगा के पास में, उनको हटाने के लिए जो जैसे लेदर उद्योग है कानपुर का, ये सब हटाने के लिए ना आपको पॉलिटिकल विल चाहिए। अब इलेक्शन है यूपी में, ये सब हटाने लगे तो कोई वोट नहीं देगा, तो लोग भी ध्यान नहीं देते। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि आज जो इन्वायरमेंट का जो पूरा इशू है ना, ये सिर्फ एनजीओ या फिर सुप्रीम कोर्ट और ये इन पे डिपेंड रह गया है। ये कुछ करें तो करें, लोग अपने आप से कुछ नहीं करते। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।